नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे में फंसा रहा और पूरे दिन हल्का उतार चढ़ाव दिखा। शुरुआत कमजोर थी, दोपहर में बैंकिंग और मिड कैप की कमजोरी से दबाव बना, लेकिन आईटी और रियलिटी की मजबूती ने इंडेक्स को संभाल लिया। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में सतर्कता साफ दिखी और लगातार दूसरी बार अनिश्चितता वाली कैंडल बनी। सेंसेक्स में भी शुरुआत कमजोर रही और इंडेक्स दिन के दौरान 70,449 तक गिरा, लेकिन बाद में आईटी, एफएमसीजी और चुनिंदा हैवीवेट्स में खरीदारी लौटने से रिकवरी आ गई। दिन के अंत में रुपए की हल्की मजबूती और एफआईआई सेलिंग के धीमे पड़ने से सेंटीमेंट थोड़ा सुधर गया। हालांकि रिलायंस, इंडिगो, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने दबाव बनाए रखा। सर्किट हिट होने वाले स्टॉक्स पर नजर डालें तो ऊपर जाने वाले 62 स्टॉक्स तो दिखे, लेकिन नीचे फंसने वाले 68 स्टॉक्स ज्यादा रहे। ये साफ इशारा देता है कि मिड स्मॉल कैप साइड पर निवेशकों की रिस्क एपेटाइट कम हो रही है और सिलेक्टिव बाइंग ही नजर आ रही है। ब्रॉड रैली कहीं नहीं दिख रही। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि पिछले कई सत्रों से एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगातार गिरने वालों की तरफ झुका हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अपने अहम मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं और आरएसआई भी बियरिश स्ट्रक्चर में है, जिससे अंदाजा लगता है कि बाजार में बड़े स्टॉक्स ही इंडेक्स को संभाल रहे हैं, जबकि ब्रॉडर हिस्से में कमजोरी अभी भी बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट पूरे दिन इंडेक्सों का साथ नहीं दे पाया। स्मॉल कैप 100 अपने 200 डे ईएमए से नीचे फंस गया और आरएसआई भी बियरिश टेरिटरी में रहा। मिड कैप 100 में भी रिकवरी की कमी साफ दिखी। गिफ्ट निफ्टी आज मजबूत बंद हुआ और 26,175.50 पर खत्म हुआ, जो कल से 84 पॉइंट ऊपर था। ये बढ़त अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और एशियाई बाजारों के अच्छे मूड की वजह से आई। एमसीएक्स के शेयर में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई और ये 10,096 रुपए पर बंद हुआ। दिन के अंदर ये ऊपर भी गया और 10,308 तक पहुंचा, लेकिन निचले स्तरों पर दबाव बना रहा। चांदी की कीमतों में आज तेज गिरावट दिखी और एमसीएक्स सिल्वर 2.19% टूटकर 1,78,359 रुपए पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मजबूत होने और प्रेशियस मेटल्स में भारी बिकवाली के कारण सिल्वर ने लगातार दूसरे दिन दबाव झेला। रुपया 90.43 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट गया और 89.89 के पास ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल के दामों में आज हल्की बढ़त रही। ब्रेंट क्रूड $62.93 और WTI $59.72 प्रति बैरल तक चढ़े। कल सुबह 10 बजे आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और पूरा बाजार इसी पर टिका हुआ है। 3 दिन की इस मीटिंग का आउटपुट कल सामने आएगा और उसी के बाद बाजार तेजी या मंदी की दिशा तय करेगा। कल सबसे पहले नजर इस बात पर रहेगी कि रेपो रेट में कोई बदलाव होता है या नहीं। पिछले कई महीनों से रेपो रेट 5.50 पर स्थिर है और इस बार एक्सपर्ट्स बिल्कुल 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। आधे लोग मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि बाकी मानते हैं कि हल्का सा 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। इस बार पहली बार हालात इतने 50-50 दिख रहे हैं, इसलिए बाजार की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी रह सकती है। सिर्फ ब्याज दर ही फैसला नहीं तय करती, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के स्टांस पर भी सबकी नजर रहेगी। अभी आरबीआई का स्टांस न्यूट्रल है, लेकिन अगर इसे अकोमोडेटिव की तरफ बदला गया तो इसका मतलब होगा कि आगे चलकर रेट कट का रास्ता और खुल सकता है। इन्फ्लेशन के अनुमान पर आरबीआई क्या कहता है, ये भी कल का बड़ा फैक्टर रहेगा। हर क्वार्टर के लिए आरबीआई अलग अलग महंगाई का अनुमान देता है और अगर इस बार इसका प्रोजेक्शन ऊपर जाता है तो बाजार इसे नकारात्मक समझेगा। पिछली बार जो फोरकास्ट दिए गए थे उनमें बदलाव होगा या वही जारी रहेगा, ये बाजार की दिशा बदल सकता है। जीडीपी के आंकड़ों को लेकर आरबीआई का अपडेट भी बेहद अहम रहेगा, क्योंकि हाल ही में क्वार्टर 2 का जीडीपी 8.2 आया है, जबकि उम्मीद सिर्फ 7 थी। अगर आगे के क्वार्टर के लिए आरबीआई अनुमान बढ़ाता है तो बाजार इसे पॉजिटिव संकेत मानेगा, लेकिन अगर अनुमान घटाए गए तो बाजार में फिर से सावधानी लौट सकती है। ओएमओज यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर क्या घोषणा आती है, ये भी कल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आरबीआई संकेत देता है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा तो इसका सीधा असर बैंकिंग और बॉन्ड मार्केट पर पड़ सकता है और वहीं से इक्विटी मार्केट भी रिएक्ट। मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स आज अचानक फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि भारत और रूस के बीच लगभग 16,700 करोड़ रुपए की पनडुब्बी डील फाइनल हो गई है। ये समझौता व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान तय हुआ है। जैसे ही ये खबर सामने आई, मार्केट ने सबसे पहले मेज़ागन डॉक पर नजरें टिकाईं, क्योंकि देश में ज्यादातर नेवल प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी इसी कंपनी के पास रहती है। निवेशकों को उम्मीद है कि इस नई डील में मेज़ागन डॉक को नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं।
सुब्रोस को आज इंडियन रेलवेज के बनारस लोकोमोटिव वर्क से करीब 52.18 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें अगले 3 साल तक लोकोमोटिव ड्राइवर केबिन में लगे एसी सिस्टम की पूरी वार्षिक सर्विसिंग शामिल है। ये ऑर्डर इसलिए अहम है क्योंकि इससे कंपनी ने न सिर्फ सप्लाई सेगमेंट बल्कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अपना दायरा बढ़ा लिया है। रेलवे से मिला ये नया ऑर्डर जोड़कर कंपनी की साल भर की कुल बुकिंग अब 86.35 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आज बाजार में केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में जोरदार गिरावट आई क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और कैश फ्लो को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की सब्सिडरी इस्क्रा मैको के बुक्स में 45.8 करोड़ रुपए का एक रिसीवेबल पिछले 1 साल से फंसा हुआ है, जिसे पेरेंट कंपनी से मिलना चाहिए था। इससे 2 बातें साफ होती हैं कि पैसे समय पर वापस नहीं आ रहे और कंपनी का आंतरिक वित्तीय अनुशासन कमजोर दिख रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज बढ़कर 520 करोड़ रुपए हो गई हैं, जो इसकी नेटवर्थ का 18% है। इतना बड़ा नंबर किसी भी निवेशक को डरा सकता है क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटीज भविष्य में अचानक बड़ा दबाव ला सकती हैं। ऊपर से 2025 में कंपनी की एवरेज बोरोइंग कॉस्ट 17.7% रही, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हिसाब से काफी ऊंची मानी जाती है और ये दिखाती है कि कंपनी महंगा कर्ज लेकर काम चला रही है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि 2025 में कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल 119 दिनों तक बढ़ गया है। मतलब कंपनी को अपने पैसे वापस मिलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इससे लिक्विडिटी रिस्क बढ़ता है और लंबे समय में वर्किंग कैपिटल पर दबाव पड़ सकता है। BEML को आज लॉरैम रेल मेंटेनेंस इंडिया से 157 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें भारतीय रेलवे के लिए स्विच रेल ग्राइंडिंग मशीनें तैयार की जाएंगी। ये मशीनें रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस में इस्तेमाल होती हैं। इससे 1 दिन पहले BEML को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 414 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला था, जिससे साफ दिखता है कि कंपनी बैक टू बैक रेल मेट्रो प्रोजेक्ट्स में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट ने आज बेंगलुरु के एम्बेसी गोल्फ लिंक्स बिजनेस पार्क में 0.3 मिलियन वर्ग फुट का एक प्रीमियम ऑफिस प्रॉपर्टी 850 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। ये जगह शहर की सबसे ज्यादा डिमांड वाली ऑफिस लोकेशन मानी जाती है। कंपनी का कहना है कि इस डील से उनका पोर्टफोलियो और मजबूत होगा और उन्हें लगभग 7.9% का NOI यील्ड मिलने की उम्मीद है, जो इसके मौजूदा कैप रेट 7.4% से ऊंचा है। ये दिखाता है कि ये अधिग्रहण कंपनी की आय बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कैमरिकॉन टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की है कि वो 2026 में अपनी AI चिप्स का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ाएगी, जिसमें कंपनी 500,000 यानी 5 लाख से ज्यादा AI एक्सीलरेटर्स बनाने की तैयारी कर रही है। इनमें C1 590 और 690 सीरीज के एडवांस चिप्स शामिल होंगे, जो 7 नैनोमीटर प्रोसेस पर तैयार किए जाएंगे। चीन एनवीडिया पर निर्भरता कम कर रहा है और इसी वजह से कैमरिकॉन, हुआवे और मोरथ्रेड्स जैसी कंपनियां तेजी से घरेलू AI चिप प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। ये पूरा बदलाव चीन के बड़े टेक इकोसिस्टम को अमेरिकी टेक्नोलॉजी से दूर ले जाने की कोशिश का हिस्सा है। रेलटेल ने आज CPWD से करीब 63.92 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, जिसमें उन्हें पूरा ICT नेटवर्क डिजाइन करके लगाना है। इस प्रोजेक्ट में सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिश्निंग के साथ 5 साल की मेंटेनेंस भी शामिल है, जिसे मई 2031 तक पूरा किया जाएगा। रेलटेल को कल भी एक और प्रोजेक्ट मिला था, जिसकी कीमत 48.78 करोड़ रुपए है और ये मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए एक रीजनल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने से जुड़ा है। इससे कंपनी की सरकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डिजिटल प्रोजेक्ट्स में पकड़ लगातार मजबूत होती दिख रही है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स ने इटली की वर्चुअल लैब्स के साथ एक नई पार्टनरशिप की है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। ये डील कंपनी के इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी टाइप्स की एक और कड़ी है, जो उसके डिफेंस और इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो को और बड़ा बनाती है। कंपनी ने पिछले महीने पोलैंड की क्लिवर पोल्स्का के साथ भी 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिनकी कुल वैल्यू डॉलर और यूरो मिलाकर करोड़ों रुपए में बैठती है। इन प्रोजेक्ट्स में अंडर वाटर प्लेटफॉर्म और टेस्टिंग इक्विपमेंट जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जो लॉयड्स की विशेष इंजीनियरिंग क्षमता को दिखाते हैं। E2E नेटवर्क्स ने अपने 177 करोड़ की इंडिया AI मिशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जहां सरकार ने ज्ञानी AI के लिए H100 और H200 सीरीज के GPUs अलॉट किए हैं। कंपनी का कहना है कि पूरा GPU सेटअप जनवरी 2026 तक लाइव हो जाएगा, जिससे वो भारत की नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बीच L&T की 1 साल पुरानी E2E में निवेश की वैल्यू गिर गई है, क्योंकि हाल के दिनों में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तीखी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का कहना है कि प्रोजेक्ट्स और AI इकोसिस्टम में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी।
आईटीसी होटल से जुड़ी बड़ी अपडेट ये है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको अपनी 15.3% हिस्सेदारी में से लगभग 7% बेचने की योजना बना रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी कम करके कैश जुटाना चाहती है, जबकि आईटीसी होटल्स अपनी ग्रोथ और लिस्टिंग के बाद लगातार निवेशकों का ध्यान खींच रही है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी ग्रीन एनर्जी से लगभग 747.64 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसमें उन्हें खावड़ा और राजस्थान प्रोजेक्ट्स के लिए पावर और सोलर केबल सप्लाई करनी है। इस ऑर्डर में हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के कुल 5,665 किलोमीटर से ज्यादा के केबल शामिल हैं, जिनकी सप्लाई 2026 से 2027 के बीच के शेड्यूल के अनुसार होगी। इस ऑर्डर की खासियत यह है कि इसे किलोमीटर रेट बेसिस पर दिया गया है, जिसमें कीमतें प्राइस वेरिएशन फॉर्मूला के मुताबिक बदल सकती हैं। अडानी ग्रुप अपनी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए बड़े स्तर पर ट्रांसमिशन कॉरिडोर तैयार कर रहा है, जहां से विंड और सोलर से बनने वाली बिजली को देश के अलग अलग हिस्सों तक भेजा जाएगा। डायमंड द्वारा दिए जाने वाले ये केबल इसी विशाल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होंगे। आशियाना हाउसिंग अपनी 11 दिसंबर की मीटिंग में फंड जुटाने पर विचार करने वाली है, जहां कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एनसीडीज जारी करके पूंजी बढ़ाने की योजना पर फैसला ले सकती है। ये कदम कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट्स और विस्तार योजनाओं को मजबूती देने के लिए उठाया जा रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज को रक्षा मंत्रालय से 120 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी को अपना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग नोड सप्लाई करना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग तरह के ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स को एक साथ जोड़कर सेना की ट्रेनिंग को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स को 82.6 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है, जिसमें उन्हें एसडीएमसी मोनोरेल स्टेशन से महालक्ष्मी मेट्रो तक कनेक्टिविटी तैयार करनी है। ये प्रोजेक्ट मुंबई की लोकल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सीमेक ने हाल ऑफशोर के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें उसकी मल्टी सपोर्ट वेसल सीमेक अगस्त्या को ओएनजीसी के प्रोजेक्ट्स पर 5 साल के लिए तैनात किया जाएगा। इस वेसल के लिए $25,000 प्रति दिन की दर तय हुई है, जिससे इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू $43 मिलियन से ज़्यादा बैठती है। एनबीसी इंडिया को गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से लगभग 65 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो इस कंपनी के लिए अच्छी साइज का प्रोजेक्ट माना जाएगा। स्टॉक पिछले कुछ महीनों से 115 से 120 के रेजिस्टेंस और 108 से 110 के सपोर्ट के बीच अटका हुआ है, इसलिए ये ऑर्डर शॉर्ट टर्म में हल्का पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। इंडसइंड बैंक को लेकर जो खबर आई थी कि बैंक किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश में है, उस पर बैंक ने साफ कहा है कि ऐसा कोई भी डिस्कशन चल ही नहीं रहा है। स्टॉक हाल में 850 के ऊपर मजबूत होकर टिकने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी 50 से बाहर होने के बाद इसमें अच्छी रिकवरी भी दिखी है, जिससे शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर रहा है। आज जेफरीज ने 5 कंपनियों पर नई बाय रेटिंग जारी की है, जिसमें इंडियन ऑयल, अडानी एंटरप्राइजेस, इंडिगो, माइंडस्पेस और शैलेट होटल्स शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग सेक्टरों में उनकी ग्रोथ और स्थिरता को देखते हुए पॉजिटिव आउटलुक दिया गया है। रिपोर्ट में इन स्टॉक्स के लिए संभावित अपसाइड अलग अलग अनुमानित किया गया है, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस के लिए 46%, इंडिगो के लिए 25%, इंडियन ऑयल के लिए 13%, शैलेट होटल्स के लिए 18% और माइंडस्पेस के लिए लगभग 5%। यह अनुमान बताता है कि ब्रोकरेज को इनके फंडामेंटल और भविष्य की कमाई पर भरोसा है। हालांकि ऐसी रेटिंग्स बाजार में शॉर्ट टर्म रिएक्शन जरूर ला सकती हैं, लेकिन इन्हें अंधाधुंध फॉलो करना सही नहीं होता। इनमें से हर स्टॉक का रिस्क प्रोफाइल अलग है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च और अपने रिस्क लेवल को ध्यान में रखना जरूरी है। भारतीय मार्केट में पहली बार एनएसई डेरिवेटिव सेगमेंट में प्री ओपन सेशन शुरू करने जा रहा है, जो 8 दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अब फ्यूचर्स भी ग्लोबल मार्केट्स की तरह सुबह 9 बजे से ओपन हो जाएंगे, जिससे ओपनिंग प्राइस ज़्यादा स्थिर और विश्वसनीय बन सकेगा। ये प्री ओपन सेशन सुबह 9 से 9:15 तक चलेगा, जिसमें पहले 8 मिनट ट्रेडर्स अपने ऑर्डर डाल सकते हैं और बाद के 4 मिनट में सिस्टम ऑर्डर मैच करके ओपनिंग प्राइस तय करेगा। आखिरी 3 मिनट तकनीकी बफर के लिए रखे जाएंगे, ताकि 9:15 बजे नॉर्मल मार्केट बिना किसी रुकावट के शुरू हो। ये व्यवस्था केवल करंट मंथ और इंडेक्स फ्यूचर्स पर लागू होगी, जबकि ऑप्शंस और स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही कॉर्पोरेट एक्शन वाले दिनों में इसे स्किप भी किया जा सकता है, ताकि कीमतों में अतार्किक बदलाव न आए। ये बदलाव ट्रेडर्स के लिए इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि मार्केट ओपनिंग के समय होने वाली तेज वॉलेटिलिटी काफी कम हो जाएगी। बेहतर प्राइस डिस्कवरी और गहरी लिक्विडिटी के साथ ट्रेडिंग अनुभव ज्यादा प्रोफेशनल और ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसा हो जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपनी नई पूरी तरह से मालिकाना सब्सिडरी स्थापित की है, जिसका नाम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इंटरनेशनल IFSC लिमिटेड रखा गया है। ये कंपनी 4 दिसंबर को रजिस्टर हुई है और इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड मैनेजमेंट और एडवाइजरी सेवाओं में काम करना है।
नई सब्सिडरी अभी शुरुआती चरण में है, जहां इसका अधिकृत पूंजी 15 करोड़ रुपए और पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए रखा गया है। कंपनी ने अभी अपना ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन ये गिफ्ट सिटी में मौजूद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के नियमन के तहत फंड मैनेजमेंट गतिविधियों पर काम करेगी। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने रिवपे टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अधिग्रहित करने का फैसला किया है, जिसके लिए कंपनी 22 करोड़ रुपए तक भुगतान करेगी। ये डील जैगल को यूपीआई और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगी। कंपनी रिवपे में 75 करोड़ रुपए तक का निवेश भी करेगी, जिससे उसका डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम और बड़ा हो जाएगा। इस घोषणा के बाद जैगल के शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। ब्लैक रॉक के बेन पॉवेल का कहना है कि अमेरिका में एआई पर आधारित कंपनियों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि ग्लोबल निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो में असली डाइवर्सिफिकेशन की तलाश में भारत को दोबारा देखने लगे हैं। उनका कहना है कि भारत एआई हार्डवेयर नहीं बना रहा, लेकिन एआई को अपनाने और इस्तेमाल करने में लगातार आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत बैंकिंग सिस्टम और घरेलू डिमांड उसे एक ऐसा मार्केट बनाते हैं जहां ग्लोबल निवेशक ज्यादा स्थिरता और कम रिस्क देख सकते हैं। पॉवेल का मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता कम होगी, तब भारत की वैल्यूएशन में तेज रिकवरी की संभावना है। अगर आप ऐसे मिड कैप स्टॉक्स की तलाश में हैं जहां आरएसआई के आधार पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मौका बन सकता है, तो येस बैंक, एसबीआई कार्ड्स और जिंदल स्टेनलेस इस समय ध्यान देने लायक हैं। इन सभी स्टॉक्स का आरएसआई स्तर 50 से ऊपर पहुंच चुका है, जो मार्केट में बढ़ते मोमेंटम और अप ट्रेंड का शुरुआती संकेत देता है। येस बैंक का आरएसआई 47 से बढ़कर 51.35 पर पहुंच गया है, जिससे अंदाजा लगता है कि स्टॉक में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ये स्टॉक करीब 22.8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसकी मार्केट कैप लगभग 71.4 हजार करोड़ रुपए है और पिछले कुछ सालों में इसने निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिए हैं। एसबीआई कार्ड्स का आरएसआई भी 50 से ऊपर निकल चुका है और ये करीब 866 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। ये स्टॉक अपने नीचे के स्तर से रिकवर करता दिख रहा है और पिछले एक साल में इसने निवेशकों को लगभग 22% का रिटर्न दिया है, जिससे इसकी कुल ग्रोथ ट्रेंड मजबूती दिखाती है। जिंदल स्टेनलेस में भी आरएसआई 50 से ऊपर आ गया है, जो बताता है कि ये स्टॉक फिर से पॉजिटिव मोमेंटम में लौट रहा है। लगभग 750 रुपए के सीएमपी पर ट्रेड कर रहा ये स्टॉक मेटल सेक्टर में सुधार के साथ और मजबूती दिखा सकता है, खासकर तब जब कंपनी पिछले 5 साल में 936% का शानदार रिटर्न दे